इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का जिज्ञासा बुक का अध्याय 5 का चौथा भाग। इससे पहले वाली जो भी चैप्टर हैं यानी कि जो भी वीडियोज हैं वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो इसका जो 5वें अध्याय का चौथा भाग ये शुरू होता है पेज नंबर 86 से, यानी कि पेज नंबर 86 पर दिया हुआ है दीपा आओ। दीपा कहती है आओ। सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसा बिंदु निश्चित कर लें जहां से हम रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे। यानी कि दीपा ने कहा आओ सबसे पहले हम मैदान में एक ऐसा बिंदु निश्चित कर लें जहां से रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे। इस बिंदु को हम अपना संदर्भ बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? संदर्भ बिंदु कहते हैं। चित्र 5.11 चित्र 5.11 ये दिया है। चित्र 5.11 कबड्डी का कोर्ट बनाने के लिए रेखाएं खींचना। यानी कि उन्होंने सबसे पहले ये संदर्भ बिंदु माना यहाँ पर, यानी यहाँ से रेखाओं को खींचना शुरू किया है और यहीं से रेखाओं को मापा जाएगा। ये चित्र आपकी बुक में दिया हुआ है जिसमें एक कबड्डी का एक चित्र बनाया गया है, यानी कबड्डी खेलने के लिए ये रेखाएं खींची गई है। अब है आगे दिया है कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपने नानी नाना जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। यानी कुछ दिनों के बाद पद्मा अपने नानी नाना जी से मिलने दिल्ली जा रही थी। वह दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी। कि कितनी जल्दी मैं दिल्ली पहुंच जाऊं। और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक पत्थरों को पढ़ रही थी। और जो रोड के किनारे यानी सड़क के किनारे किलोमीटर वाले जो पत्थर लगे होते हैं उनको वो पढ़ रही थी। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा था। यानी एक जो किलोमीटर सूचक पत्थर था उस पर लिखा था दिल्ली 70 किलोमीटर। चित्र 5.12 किलोमीटर सूचक पत्थर, जैसे ये लिखा हुआ है ये पत्थर है और इस पर लिखा है दिल्ली 70 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि अभी दिल्ली 70 किलोमीटर आगे है, यानी कि अभी हमें 70 किलोमीटर और चलना है तब दिल्ली पहुंचेंगे। आगे है इसके पश्चात अगले किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा था। यानी कुछ देर और बस चली यानी गाड़ी चली, उसके बाद उसने देखा कि एक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा है। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर सूचक पत्थर यह इंगित कर रहा था कि वह अपने नानी नाना जी के घर के निकट पहुंच रही थी। यानी सड़क के किनारे जो सूचक पत्थर लगे थे उनसे ये पता चल रहा था कि वह अपने नानी नाना जी के घर के निकट पहुंच रही है, घर के नज़दीक पहुंच रही है। ये हो गया हमारा पेज नंबर 86। अब आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 87। पेज नंबर 87 पर है ये किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे थे। यानी कि सड़क के किनारे जो किलोमीटर सूचक पत्थर लगे थे वो दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे थे, यानी दिल्ली से उसकी दूरी को बता रहे थे। अतः इस परिस्थिति में दिल्ली संदर्भ बिंदु है। ऐसी परिस्थिति में क्या है? दिल्ली है वो संदर्भ बिंदु है। जैसे कि ये दिया हुआ है चित्र 5.13। इसमें है यहाँ ये इंडिया गेट बना है, यानी दिल्ली यहाँ 0 किलोमीटर है, यहाँ 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है। यानी यहाँ से ये पता चल रहा है कि यहाँ से जो दिल्ली की दूरी है वो कितनी है? 70 किलोमीटर है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे दिल्ली की दूरी कम होती जाएगी। यहाँ दिया है चित्र 5.13 दिल्ली को संदर्भ बिंदु मानकर विभिन्न किलोमीटर सूचक पत्थरों की स्थितियाँ, जो कि यहाँ पे दी हुई है। आगे है यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 70 किलोमीटर दर्शाता है, यानी कि जो किलोमीटर सूचक पत्थर है दिल्ली को दिखाता है कि 70 किलोमीटर है, जैसा कि चित्र 5.13 में दिखाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर दूरी पर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं पद्मा है वो दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है।
जब किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा होता है तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से 60 किलोमीटर दूरी पर है। यानी कि जब पत्थर पर 60 किलोमीटर लिखा हुआ है यानी कि दिल्ली 60 किलोमीटर, इसका मतलब यह है कि पद्मा है वो दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है। आगे है, क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है। यानी इसका मतलब ये है कि जो संदर्भ बिंदु है उससे पद्मा की स्थिति बदल रही है, परिवर्तित हो रही है। किसी वस्तु की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तित होती है? यानी किसी भी वस्तु की स्थिति उसके संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब बदलती है? क्या यह तब परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील होती है? क्या ये तब बदलती है जब वस्तु गतिशील होती है? तो हाँ, ये तभी बदलती है जब वस्तु गतिशील होती है। इसे आगे दिया हुआ है, आगे दिया है 5.6 गतिशील वस्तुएं। 5.6 गतिशील वस्तुएं। क्रियाकलाप 5.2 आइए खोज करें। क्या करें? आइए खोज करें। अपने आसपास की वस्तुएं देखिए। क्या करना है? अपने आसपास की वस्तुओं को देखना है और 5 गतिशील वस्तुओं तथा 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो स्थिर अवस्था में हैं। यानी कि 5 ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बनानी है जो वस्तुएं गतिशील हों। कैसी हो? गतिशील, यानी कि चल रही हों। और 5 ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बनानी है जो वस्तुएं स्थिर हों, विरामावस्था में हों। आगे है, अपने प्रेक्षण को तालिका 5.3 में लिखिए। अपने प्रेक्षण को कहाँ लिखना है? तालिका 5.3 में लिखना है, जो कि इससे अगले पेज पर दी हुई है। विचार कीजिए कि आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गतिशील है। यानी कि ये विचार करना है आपको कैसे पता चला कि कोई वस्तु गतिशील है अथवा स्थिर है या फिर स्थिर है, विरामावस्था में है। तालिका 5.3 में अपने निर्णय का औचित्य लिखिए। क्या करना है? तालिका 5.3 में अपने निर्णय का औचित्य लिखना है। ये हो गया हमारा पेज नंबर 87। इससे आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 88। पेज नंबर 88 पर दिया हुआ है तालिका 5.3 अपने आसपास की वस्तुओं का परीक्षण। क्या करना है? अपने आसपास की वस्तुओं का परीक्षण करना है। जैसे इसमें है गतिशील वस्तुएं, इसमें हमें क्या लिखना है? गतिशील वस्तुओं के नाम लिखने हैं। जैसे कि गाय खेत में चल रही है, ये कैसी हो जाएगी? गतिशील हो जाएगी। कोई भी गतिशील वस्तुओं के नाम इसमें लिख सकते हैं और इसमें उसका औचित्य लिख देंगे। इसमें है स्थिर वस्तुएं, यानी पेड़। पेड़ कैसा? स्थिर वस्तु हो गई। इसमें और भी स्थिर वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मकान है या फिर कोई बिल्डिंग है या कोई टावर है, वो स्थिर हों, उनमें से कोई सी वस्तु का आप नाम लिख सकते हैं और इसमें लिख देंगे उसका औचित्य। आगे दिया है, अपने औचित्य की तुलना एवं विश्लेषण कीजिए। क्या करना है? अपने औचित्यों की तुलना करनी है एवं उनका विश्लेषण करना है। कोई कैसे निर्णय ले सकता है कि कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर है? यानी कि हमें कैसे पता चल सकता है कोई वस्तु गतिशील है या फिर स्थिर है? कोई वस्तु गति में तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। यानी कि कोई वस्तु कब गतिशील कही जा सकती है? कोई वस्तु गतिशील तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु स्थिर है। यानी कि यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु कैसी है? वो स्थिर है। आगे दिया हुआ है, आगे है, दीपा ने बस में अपने चारों ओर देखा। दीपा ने क्या किया? बस में बैठे हुए यात्रियों को अपने चारों ओर देखा। फिर ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं। सभी यात्री क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं। उसने 1 मिनट बाद फिर अपने चारों ओर देखा। 1 मिनट के बाद उसने फिर अपने चारों ओर देखा और पाया कि वे अब भी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। यानी कि वो उसने 1 मिनट बाद फिर देखा तो उसने देखा कि अभी भी सभी यात्री अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। वह आश्चर्यचकित हुई
वह आश्चर्यचकित हुई, क्या ये गतिशील है? यानी वो सोचती क्या ये गतिशील है? उसने निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों के स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, यानी कि यात्रियों की जो स्थिति है समय के साथ नहीं बदल रही है, अतः निश्चित ही ये स्थिर हैं। ये कैसे हैं? स्थिर हैं। तथापि जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि वे गतिशील हैं। जब उसने बस के बाहर झांककर देखा तो उसने पाया कि ये सभी गतिशील हैं, क्योंकि बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष उनकी स्थिति बदल रही है। अगर किसी बाहर की वस्तु को देखें तो बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष उनकी स्थिति बदल रही है। संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में है। यानी कि संदर्भ बिंदु से ही हमें पता चलता है कि कौन सी वस्तु गतिशील है और कौन सी स्थिर है। यदि दीपा स्वयं या बस, यानी कि दीपा स्वयं या बस को संदर्भ बिंदु मानती है, यानी कि अगर वो बस को ही संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री स्थिर है। तो यात्री कैसे हैं? स्थिर हैं। तथापि यदि वह बस से बाहर किसी वस्तु जैसे कि एक भवन को संदर्भ बिंदु मानती है, यात्री और वह बस गति में है। यानी कि अगर संदर्भ बिंदु वो बस के बाहर मानती है तो यात्री और बस दोनों ही गति में हैं। आगे है, मान लीजिए कि आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं। मान के चलो कि आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। यानी कि समुद्र कैसा है? बिल्कुल शांत है, उसमें नियत चाल से जहाज चल रहा है। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है, और ये भी मान के चलो कि जहाज में कोई भी खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकें कि जहाज गति में है या विराम अवस्था में है? यानी कि ऐसी कोई विधि होगी जिससे ये पता चल सके कि जहाज गतिशील है या फिर विराम अवस्था में है। ये हो गया हमारा पेज नंबर 88, और पेज नंबर 89 से पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। यानी इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।